हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसा कि हमने एंजाइटी वाले वीडियो में बताया था कि एंजाइटी डिसऑर्डर के 6 टाइप होते हैं। तो आज हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर का फर्स्ट टाइप है GAD यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में 6 टाइप होते हैं, जैसे कि GAD होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया और सेपरेशन एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये 6 एंजाइटी डिसऑर्डर माने जाते हैं। तो एक एक करके हम इस पे बात करेंगे। और फोबिया पे पहले ही मैंने वीडियो बना रखा है, कंप्लीट वीडियो है, और A to Z फोबिया की पूरी लिस्ट मैंने अपने वेबसाइट पे अपने आर्टिकल में लिख रखा है। तो फोबिया पे मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगी वीडियो। और OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अलग अलग टाइप पे भी मेरे 2 या 3 वीडियो पड़े हैं, जैसे कि लव OCD, रिलीजियस OCD और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। 3 इस तरह के वीडियो हैं। फिर भी मैं OCD पे बनाऊंगी, फोबिया पे नहीं बनाऊंगी। और टोटल जो 6 एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें से 5 पे वीडियो बनाऊंगी। तो आज फर्स्ट टाइप पे ये हमारा वीडियो है GAD यानी कि जनरलाइज्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यदि व्यक्ति में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो एंजाइटी होता है उससे पहले 1 साल तक डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति रहता है। 1 साल पुराना डिप्रेशन होने पे ही वो अपना स्वरूप विस्तृत और विकृत करके एक क्रिटिकल कंडीशन आने पे वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एंजाइटी है, एंजाइटी के बारे में यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी पिछला वीडियो एंजाइटी पे था। तो एंजाइटी में जो सिम्टम होते हैं वो एंजाइटी 6 महीने रहने के बाद GAD में कन्वर्ट होता है, यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में। यदि किसी बात की किसी व्यक्ति में इस हद तक चिंता बनी रहे कि उस बात से उसका दैनिक कार्य प्रभावित होने लगे और उसको निद्रा विकार हो जाए, सोने में प्रॉब्लम हो, अपनी दैनिक दिनचर्या को करने में प्रॉब्लम हो, जो रेगुलर रूटीन होती है व्यक्ति की वो बाधित होने लगे, तो इन सारी चीज़ों को हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि सामान्यीकृत चिंता विकार। और इसमें एक तरह की जो पुरानी चिंता होती है, डिप्रेशन के टाइम से चला आता है, फिर एंजाइटी रहता है, फिर 6 महीने तक लगातार ये कंडीशन बनी रहती है, उसके बाद GAD यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बनता है। तो ये पुरानी जो चिंता रहती है वो इतने ज़्यादा वो मतलब व्यक्ति पे छा गया होता है कि उसके दैनिक कार्य पे, उसके हर एक काम पे, उसके संपूर्ण जीवन को वो चिंता प्रभावित करता है। और ये लंबे समय तक चलने वाली समस्या होती है। और इस स्थिति में व्यक्ति की जो कि इससे ग्रस्त है, GAD से ग्रस्त है, उस व्यक्ति की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। और वो शारीरिक उसके जो लक्षण होते हैं GAD के, जैसे कि शरीर में जकड़न, थकान महसूस करना, निद्रा विकार, नींद ना आना, इतना ज़्यादा वो चिंता में डूबा रहता है व्यक्ति कि नींद में कठिनाई होती है उसको, और बेचैनी रहती है, और पेट की समस्या हो जाती है, जैसे कि दस्त होना, कब्ज़ होना या मतली आना। ये शारीरिक लक्षण होते हैं। और मानसिक लक्षण में होता है कि जैसे कि तनाव, घबराहट, बेचैनी, और जैसे कि एंजाइटी में सिम्टम होता है कि पसीना आना, हाइपर वेंटिलेशन यानी कि एक मानक श्वसन दर होता है, उससे तेज़ी से सांसों का चलना, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सांस फूलना भी कह सकते हैं। ये सारे लक्षण होते हैं GAD के।
और अगर बच्चों में ये समस्या आ जाती है GAD की, यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो बच्चों में ये चिंता का जो विषय होता है वो ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा। मतलब भविष्य में क्या होने से मतलब उनकी चिंताएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, कि जैसे अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो क्या होगा। एक तरह से उसको आलोचना का डर रहता है, गलतियां करने का डर रहता है, और गलतियों के बाद जो उपेक्षा मिलती है उसका डर रहता है। उसे ये डर रहता है कि हम अगर अच्छा काम नहीं कर पाए, लोग हमें बुरा बच्चा समझेंगे तो क्या होगा, अगर मैं अच्छा आदमी नहीं बन पाया तो क्या होगा, अगर मैं अच्छा मार्क्स नहीं लाया तो क्या होगा, अगर मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया तो मेरा क्या होगा। इस तरह की चिंता रहती है और वो लोग मन में ही इस चिंता को रखते हैं, इस तरह के बच्चे। और उनको इस बात का भी डर रहता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया तो समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, अस्वीकृति का डर रहता है। और उनको ये भी डर रहता है गलतियां कहीं ना हो जाए, गलतियां करने का डर रहता है कि हम ऐसा काम करें कि सब लोग कहें कि इसने बहुत अच्छा काम किया, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, और हमसे कोई गलती ना हो। इस तरह की चिंता ये GAD से ग्रस्त बच्चों में रहता है। और एक कॉमन सा जो एंजाइटी देखा गया है GAD से ग्रस्त बच्चों में, वो ये चीज़ है कि वो किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात से चिंतित रहते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स का या उनके गार्जियन का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, फिर उनका फ्यूचर क्या होगा। इस तरह की एंजाइटी मन में रहती है। तो अगर आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स को या आपके फैमिली मेम्बर को या घर में किसी बच्चे को या जान पहचान में किसी बच्चे को अगर आपको ये अनुभूति हो कि शायद इसे जनरलाइज्ड एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो आप उसकी चिंताओं के बारे में खुल के बातचीत करने का प्रयास करें। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि अब लोग यहाँ फ्रेंडशिप की परिभाषा गलत ले लेते हैं। फ्रेंडली का मतलब कि आप वैचारिक स्तर पे सहज होकर बात करें। ये नहीं कि कुछ लोग फ्रेंड का क्या क्या मतलब ले लेते हैं, वो तो उनकी परिभाषा पे निर्धारित करता है। लेकिन मैं यहाँ फ्रेंडली होने की एक स्वस्थ परिभाषा यही कहूँगी कि वैचारिक स्तर पे सहज होकर बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना। इस तरह से आप फ्रेंडली होकर उनकी चिंताओं के बारे में खुल के बात करें कि आपको किस बात की चिंता है, आप क्या सोचते हैं। कुछ तो है जो जिससे आप परेशान हैं, तो इस तरह से आप बात करके उनकी सहायता कर सकते हैं। एक तरह से वैचारिक स्तर पे उनकी सहायता कर सकते हैं उनकी चिंता कम करने में। और अगर ऐसा लगे कि आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्या बहुत बड़ी हो गई है, बहुत गंभीर हो गई है और ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बन गया है, तो फिर आप साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और बड़े लोगों को सलाह ये दी जाती है कि जिसको GAD की प्रॉब्लम है, समस्या है, एंजाइटी की समस्याएं बहुत गंभीर हो गई हैं, तो वो थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि हल्का फुल्का व्यायाम, जिसमें चलना, दौड़ना, जॉगिंग, वॉकिंग या तैराकी या डांसिंग, ये सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। और स्वस्थ मनोरंजन अपने रुचि के हिसाब से 30 मिनट तक का, बहुत लंबा ना हो। ये व्यायाम या फिर जो भी मनोरंजन कर रहे हैं, जैसे कि अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनना या वीडियो फॉर्म में कुछ देखना, ये 30 मिनट से लंबा ना हो, वरना थकान हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें करने से ये होता है, जैसे कि व्यायाम के तौर पे वॉकिंग है या डांसिंग है या स्विमिंग या म्यूज़िक सुनना या कुछ देखना, तो इससे जो आपकी चिंता है उस चीज़ से आपका माइंड डाइवर्ट होगा और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिल जाएगा। तो ये काफ़ी मददगार साबित होता है।
ये एंजाइटी को थोड़ा कम करने के लिए। और प्रयास ये किया जाता है कि जो एंजाइटी से ग्रस्त हैं, खासकर जीएडी से, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से, तो वो कैफ़ीन, निकोटीन और अल्कोहल की मात्रा कम कर दे। यानी कि चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, प्लस चाय में निकोटीन भी पाया जाता है, और अल्कोहल यानी कि शराब या कोई भी नशीला पदार्थ, तो उसको पूरी तरह तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि छोड़ने का प्रयास करेंगे तो अगर लत लग गई है तो थोड़ी दूसरे टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आप प्रयास करें कि इसको कम कर दें। मान लीजिए कि आप दिन भर में 5-6 कप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उसको कम कर दें, 2 या 3 बार कर दें। प्रयास करें कि 2 ही बार कर दें, सुबह शाम, कम से कम पिएं। और मान लीजिए कि आप कॉफ़ी पूरा फुल 1 कॉफ़ी मग कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी भी, उसकी मात्रा भी कम कर दें। अब आधा कप पिएं, आधा कॉफ़ी मग कॉफ़ी पिएं, या फिर आधा से भी कम कर दें। ऐसे चाय में भी है, चाय भी आधा कप पिएं, या उससे भी मात्रा भी घटाएं, प्लस टाइमिंग भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पीते थे 5-6 बार, तो उसको 2-3 बार कर दें, फिर उसकी मात्रा भी कम कर दें, आधा कप कर दें, ये प्रयास करें। और अल्कोहल अगर लेते हैं तो पूरी तरह तो छोड़ने का सलाह दिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कठिन काम होता है। जिनको लत लग गई होती है, छोड़ना काफ़ी कठिन होता है, तो आप उसकी मात्रा कम कर दें, बहुत थोड़ा सा लें। और अपने डाइट में आप हरी सब्जियों को ज़्यादा महत्व दें, हरी सब्जी, फल, सलाद वगैरह। और कॉज में तो जो एंजाइटी का मेरा वीडियो है, उसमें कॉज वगैरह पूरा डिटेल में है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि डिप्रेशन 1 साल पुराना होने पे एंजाइटी बनता है, और एंजाइटी 6 महीने लगातार रहने पे ये जीएडी यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉज तो वही है। और इसकी ट्रीटमेंट में सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जिसको बोलते हैं, ये चलता है। और साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कोई भी काउंसलिंग ले सकते हैं सीबीटी के। और एंटी डिप्रेशन दवाएं चलती हैं। और इसीलिए अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो इसमें जाहिर सी बात है, सिर्फ काउंसलिंग से, सिर्फ सीबीटी से काम नहीं चलेगा। मतलब कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो फिर इसमें मेडिकेशन भी ज़रूरी हो जाता है, मतलब कि दवाओं का देना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें एंटी डिप्रेशन ही दवाएं चलती हैं। तो आप साइकाइट्रिस्ट से मिलें अगर जीएडी की समस्या है तो। और ये वयस्क में है, एडल्ट में है या बच्चों में है, चाहे जिसमें हो, आप वहाँ का माहौल, जहाँ वो लोग, कोई अगर इससे जीएडी से ग्रस्त कोई व्यक्ति है, तो आप एक सहयोगात्मक माहौल बनाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी पेशेंट के हालत में सुधार करने के लिए। उसके फैमिली मेम्बर का, उसके फ्रेंड्स का, उसके सहयोगियों का सहयोगात्मक माहौल बहुत ज़रूरी होता है। और आप प्रयास करें कि वैचारिक स्तर पर सहज होके एक मित्रवत व्यवहार की तरह से उनकी चिंताओं पे बात करने का प्रयास करें, अपनत्व की भावना प्रदर्शित करें और सहयोगात्मक व्यवहार दिखाएं। इससे उनके ट्रीटमेंट में सहयोग मिलेगा। और एक तरह से वो सपोज दैट कि किसी का अगर 4 महीने ट्रीटमेंट चलना है, तो वो 3 महीने में ही रिकवर कर लेंगे अपने सिचुएशन से, अगर उनको बाकी लोग का सपोर्ट मिल रहा है, खासकर एनवायरमेंटल सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ वो पेशेंट जिन लोगों के साथ रह रहा है उनका सपोर्ट मिलने पे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा
एंजाइटी डिसऑर्डर का, पैनिक डिसऑर्डर, उसके बाद फोबिया है तो फोबिया पे तो रहेगा नहीं। तो अब नेक्स्ट पैनिक डिसऑर्डर टॉपिक पे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।